बिहार की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती है जिसका आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा है, और 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती जिसे हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती भी कहते हैं, अगर उसमें आप सभी लोगों ने सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है तो आपको पता है इस सामाजिक विज्ञान में 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आप लोगों ने एसएसटी जो विषय होता है उसका चुनाव किया है तो उसके टोटल 80 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक काम आप लोगों को करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है आपको। सबसे पहले 1 से लेकर 80 तक आपको नंबर लिख लेना है, और यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से तो पढ़ ही रहे होंगे। यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है और देखना है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। टोटल 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू होने से पहले कुछ बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार व्हाट्सएप पर कमेंट करके परेशान कर दिए हैं कि भैया इतने कम समय में हम पढ़ाई कैसे करें। तो देखो भैया, आपके लिए भी कम समय है और सबके लिए कम समय है। पूरा सिलेबस आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता है इतने कम समय में। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है उन्हें पढ़ लेना है। आपको पता है ये 30 नंबरों का जो भाषा आएगा ये क्वालिफाइंग है, इसमें 9 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इतना तो आपका नॉलेज होगा ही कि हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर आप 9 नंबर ला सकते हैं 30 नंबरों का जो पेपर होगा। तो इसको तो छूना भी, इसकी किताब भी नहीं उठाना, इसकी किताब भी नहीं उठाना है, ठीक है। और 40 नंबरों का जो आपका सामान्य ज्ञान बचा है, तो इसमें गणित भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और जीएस और जीके भी आएगा। तो जीएस और जीके जो आप पढ़ेंगे वो तो आपका सामाजिक विज्ञान में ही मिल जाएगा। अगर आपकी गणित कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, थोड़ा कम पढ़िए, थोड़ा कम समय दीजिए, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कुल मिला के कोशिश यही करिएगा कि जो आपकी मेरिट बनेगी इस 40 नंबर और 80 नंबर दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, यानी टोटल 120 नंबरों में आपका मेरिट बनेगी। तो 120 में से कम 70 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो खूब दम लगा के तुक्का भी मारना है और बहुत सारे प्रश्नों को सही भी करना है। तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास कम समय है, ठीक है। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, पूरा सिलेबस आप भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे इतने कम समय में, और कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको पढ़िए, और ये 120 नंबरों में की जो मेरिट बनेगी सिर्फ वही पढ़िएगा। ये अनिवार्य जो भाषा वाला है 30 नंबर का, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो चलो अब फटाफट अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, और जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसको फटाफट आपको आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में अगर लिखना चाहें तो वहां पर भी लिख सकते हैं, और जब पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो बातें बहुत होंगी, तैयारी कैसे करना है वो भी हो गया। आप लोग भैया बहुत परेशान है, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सबको एक ही दिन पेपर देना है और सबकी किसी की भी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, जो भी बीपीएससी करेगा वो सबके लिए करेगा, आपके लिए ही नहीं करेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि मुसलमानों के द्वारा जो बिहार में बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों भी विकल्प आपके सही हैं, लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है ये आपको बताना है। तो पटना में लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है मनेर स्थित मकबरा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इमारत मानी जाती है, मनेर का जो मकबरा है। तो यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपको करना क्या है, एक बार फिर से बता दें, सारे 1 से लेके 80 नंबर तक आप नोट कर लीजिए, और जो प्रश्न आपके सामने आए उसमें जो आपको विकल्प सही लग रहा हो तुरंत उसके सामने लिख लीजिए। जैसे अगर इसका विकल्प आपको बी सही लग रहा था तो बी आपने लिख लिया, और फिर जब हमने बताया कि इसका डी सही होगा तो आप उसको कट कर दीजिएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार जो सही रहेगा उसके आगे सही, जो गलत होगा उसके आगे गलत कर देना है। तो कुल मिला के आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हमारे टोटल 80 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। अपनी क्षमता का आकलन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक आपको पता है विधवा पुनर्विवाह एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था समाज में। तो ये किसने प्रारंभ किया था। तो विधवा पुनर्विवाह का काम 1857
की क्रांति के बाद हुआ था, इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आंसर देना है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। झांसी में 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सबको पता है, झांसी की रानी। उनका नाम क्या है भैया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था होती थी उसमें जमीन का मालिक कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो जमीन का मालिक होता था वो किसान होता था। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर, फटाफट बताते जाना है। ये आसान आसान से प्रश्न है, अभी बड़े बड़े लंबे लंबे प्रश्न भी आएंगे। कनिष्क, जो राजा कनिष्क थे, उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो उनकी राजधानी पाकिस्तान में थी। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से पाकिस्तान में कौन है? तो पाकिस्तान में है पेशावर, विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, आप ऐसा भी थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है, आसान प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता होगा। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और आपको पता है बिहार में जो बुद्ध हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कम से कम एक प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से मिलते हैं? तो जो मानव के निशान तो प्रत्येक राज्य से मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रारंभिक जो मानव के निशान हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका याद होगा, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लो, यही बड़े बड़े प्रश्न आप स्टार्ट हो चुके हैं 8वें नंबर से, कथन और निष्कर्ष। देखो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 120 में से 120 नंबर आप नहीं ला पाओगे। क्लियर? तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और बातें बता दें। देखो, मतलब बातें करना बहुत ही आवश्यक है, इससे आप लोगों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और कैसे पेपर सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल रहेगा। तो 120 नंबर में आप मान के चलिए कि जो आपका 120 नंबर की मेरिट बनने वाली, पेपर तो 150 का होगा, लेकिन 30 नंबर मेरिट में जुड़ेगा नहीं, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, माँ की मेरिट बनेंगे 120 से। तो 120 नंबर में आप यकीन मान के चलिए कि 30 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो इतने हाई लेवल के होंगे कि आपकी हवा उड़ जाएगी, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूछा कहाँ से है। तो 30 नंबर तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। बचा कितना? बचा आपका यहाँ पर 90 नंबर। बचा कितना? 90 नंबर। तो 90 नंबर में से 60 प्रश्न, या हो सकता है 55 प्रश्न, मैं यहाँ 60 मान लेता हूँ, 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप आराम से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो बाकी बचे कितने? 30 प्रश्न। यही 30 प्रश्न जो थोड़ा मॉडरेट टाइप के होंगे, उनको जो सॉल्व करेगा वो मेरिट में आएगा। तो अभी से आपको बता दे रहे हैं, आपको कम से कम 60 नंबर तो लाना ही है। कम से 120 में 60 नंबर तो लाना ही है, लेकिन कोशिश करनी है कम से कम 70 प्लस जाने की। 70 प्लस आप जितना नंबर ऊपर रहेंगे उतना ही आपका मेरिट में आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तगड़ी फाइट होने वाली है वो 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में ही होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि पिछली बार जो प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, तो वो लोग खार खाए हुए बैठे हुए हैं, और अब उन्होंने मौका ढूंढा है और 6 से 8 में उन्हें मौका मिला है, तो वो लोग तगड़ी फाइट देंगे 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कथन है, कितने कथन है भैया? 4 कथन है, इन पर विचार करना है और विचार करके आपको बताना है कि इन चारों कथनों में कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ ही लेते हैं, क्या करना, पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। बिल्कुल सही। जो प्रशस्ति लेख होते हैं, जो शिलालेख पे लिखा होता है या कहीं कागज पे लिखा होता है, तो वो पूर्वजों के बारे में ही बताया जाता है। राजा महाराजा के जो पूर्वज होते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लेख है उसमें उनके प्रति प्रपितामह मतलब दादा के पिताजी। ठीक है, और पितामह यानी कि परदादा, दादा और पिता और माता के बारे में बताता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की जो माँ थी कुमारी देवी लक्ष्मीगढ़ की थी, मतलब लक्ष्मी एक राजा था, लक्ष्मी एक साम्राज्य था, उसकी राजकुमारी थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि को धारण किया था। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 3 हमारे बिल्कुल सही हो चुके हैं। और अगला चौथा नंबर में समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराज के रूप में उल्लेख है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा सब सही है, और सब किस में दिया है? विकल्प डी में। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पर इतना समय नहीं है कि हम प्रत्येक प्रश्न के बारे में डिटेल व्याख्या कर सकें। हमने कहा
आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जिस प्रकार आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और इसका हाँ एक चीज़ और, इसका जो PDF है भैया, एक मिनट, इसका जो PDF है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF को डाउनलोड करके इसका जो व्याख्या है, व्याख्या आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अभी हमें से प्रैक्टिस सेट लगाना है, फटाफट लगाते हैं। अगले प्रश्न में 9वें नंबर के प्रश्न में भी कथन है और इसमें भी 4 कथन है। चारों में आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, राम और हनुमान के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, श्री राम और हनुमान के रूप में धारण किया। ये सही है कि गलत है, इसका कोई ज़्यादा औचित्य बनता नहीं है, तो इसको काटो, हटाओ। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक के लिए दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। आपको इसी प्रकार से स्पीड में पढ़कर वहाँ पर आंसर देना है, वहाँ पर मतलब परीक्षा कक्ष में बैठकर। सूरदास भी श्री राम के अन्य भक्त थे, इसका कोई मतलब नहीं है। सूरदास जी मुख्यतः सूरदास ने श्री राम के ऊपर भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन ये मुख्यतः श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला है, सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के 2 और 4 यहाँ पर हमें सही लग रहा है। तो 2 और 4 आपका दिया गया है कहाँ पर, विकल्प बी में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, फटाफट आंसर देना है। चलो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो, परेशान नहीं होना है, बड़े बड़े प्रश्न मिले तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो 10वें प्रश्न में पढ़ते हैं पहला कथन। कुल मतलब होता है जो खानदान होता है। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। और कुल का मतलब एक ही पूर्वज के संतान होते हैं, तो इसमें क्या सही होगा? हाँ सही है, कुल मतलब एक ही पूर्वज के संतान होते हैं, यानी कि दोनों सही है। कुल मिला के यहाँ पर विकल्प सी आपका सही रहेगा, ये पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था। तो मंडपिका मतलब होता है एक बाजार, एक मतलब जो बाजार होता है उसको मंडपिका कहते हैं। ये 8वीं शताब्दी में, जैसे अभी हम लोग बाजार शब्द, आधुनिक शब्द बाजार है, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी में मंडपिका शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जहाँ पर सामान बेचा खरीदा जाता था, तो यानी कि ये मंडी जिसे हम कह सकते हैं। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे हमें जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में इनको विकल्पों को देखेंगे। तो चलो जोड़ा मिलाते हैं। फौजदार किसे कहते थे भैया? तो जो फौजदार होता था वो सेना का नायक होता था, तीसरे नंबर पर जाएगा। जो दीवान होता था वो रुपए पैसे की बातें करता था, यानी वित्तीय अधिकारी होता था। जो बख्शी होता था, वो बख्शी मतलब जो सैनिकों का हिसाब किताब रखता था, तो सैनिकों का वेतन देता था, तो ये मतलब सैनिक वेतनाधिकारी कहते हैं इसे। और सदर मतलब होता है जो पूजा पाठ या जो मंदिर वंदिर की व्यवस्था देखते थे, तो यानी कि धर्मार्थ कार्य से का मंत्र होता था सदर। धर्मार्थ कार्य का मंत्र नहीं होता था, ये मंत्री होता था। ठीक है, तो मतलब धर्म के जो काम होते थे उनको, उन पर नियंत्रण रखना, तो उसको सदर कहते थे। तो आपका यहाँ पर क्या सही हो गया? यहाँ पर 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 कहाँ पर है? तो फौजदार नहीं, यहाँ पर हमने थोड़ा पीछे से मिलाया है। तो यहाँ पर आपका 1 2 4 3 आपका सही रहेगा। तो 1 2 4 3 कहाँ पर है? आपका विकल्प डी में है। विकल्प डी ये वाला आपका सही रहेगा। ठीक है, जोड़ा मिला ही दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगईकोंड के मंदिर के संदर्भ में ये 2 कथन है, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। गंगईकोंड, चलो भाई पढ़ते हैं। इस मंदिर की छत प्रायः पतली होती थी, ये है बिल्कुल सही। और इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांच की प्रतिमाएं भी अलंकृत की गई हैं। तो इससे जो दूसरे वाले से इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहले वाले से मतलब है। तो यहाँ आपका पहला विकल्प सही रहेगा, यानी केवल एक हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार किन देशों में हुआ है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। जो प्रश्न आसान है उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत, आगे बढ़ो। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। चलो भैया जोड़ा मिला लेते हैं। तो
अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। कलसी कहाँ पर है? कलसी है आपके उत्तराखंड में। गिरनार कहाँ है? गिरनार है भैया सबसे पश्चिम गुजरात में। और सोपारा, सोपारा इंपॉर्टेंट है, ये है महाराष्ट्र में। और मास्की जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया? 2 1 और 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 ये आपको मिल रहा है विकल्प बी में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के गांव पर, 16 नंबर के प्रश्न पर सॉरी। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन से सही हैं। और देखो परेशान नहीं होना है, आपको पता है कि बीपीएससी खतरनाक पेपर ही लेगा। तो खतरनाक पेपर देखने के लिए परीक्षा कक्ष में अभी से तैयार रहिए। पेपर अच्छा खासा आता, पीसीएस लेवल का पेपर आता। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अध्यापक बनने का पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा कि पीसीएस लेवल का पेपर दे रहे हो। जो लोग प्रथम चरण का पेपर दिए हैं उनका थोड़ा देखिएगा कि आपको लगेगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की भी बात नहीं है। ठीक है, पीसीएस लेवल का पेपर आएगा तो मेरिट कम जाएगी। देखो आपको 120 नंबर की मेरिट लेके आना है, तो अगर पेपर आसान आ जाएगा तो बच्चे कितने प्रश्न करेंगे? 100 प्रश्न करेंगे। अगर पेपर कठिन आ जाएगा तो कितना करेगा? कोई बच्चा 60 प्रश्न करेगा, 70 प्रश्न करेगा, 75 कर पाएगा। तो पेपर चाहे आसान आए चाहे कठिन आए उससे अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कठिन आएगा तो मेरिट कम जाएगी, आसान आएगा तो मेरिट ज़्यादा जाएगी। और आपको पता है बीपीएससी आसान पेपर तो बनाता नहीं है, तो कठिन के लिए ही यानी हार्ड पेपर के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। चलिए इसमें बताना है 16 नंबर में क्या सही होगा। तो यह पुरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, ये तो बल्कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई संस्कृति नाम की चीज़ पाई नहीं गई है। यह 13,000 से 10,000 पूर्व वर्ष के लोग रहते हैं, इससे भी कोई नहीं मतलब है। यहाँ वयस्क लोगों का सिर पूर्व की ओर करके प्राय गड्ढे में दफनाया गया है, तो ये भी मतलब ठीक लग नहीं रहा है। तो 16 नंबर में आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ऐसे कथन हैं जो इमाम गांव से संबंधित नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो चलो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। 1 या 2 मंजिल मकान होते थे, बिल्कुल सही है। अधिकांश घरों में स्नानागार थे, ये भी सही है। ढकी हुई नालियाँ थीं, हम सभी लोगों ने अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाई है, तो इसमें बिल्कुल सही है। कुछ घरों में कुएं थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी सब सही है, यानी कि आपका विकल्प डी यहाँ पर सही दिख रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 80 नंबर का टारगेट है, बीच में छोड़कर आपको जाना नहीं है, धैर्य बना के रखना है और आप लोग कॉपी पर लिखते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। 1 से 80 नंबर तक लिख लीजिए, जो सही हो उसके आगे सही का निशान, जो गलत हो उसके आगे गलत का निशान लगाते रहो और बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हमारा कितना सही हुआ। देखो आप लोग अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं और हम भी आप लोगों की तरह ही पहले थे, अभी वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इसमें विचार करना है। इसमें क्या करना है? नवपाषाण काल की विशेषताएं। तो नवपाषाण काल से कौन कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो नवपाषाण काल से अलंकृत मिट्टी के बर्तन थे, ये भी बिल्कुल सही है। कपड़े की बुनाई होती थी, कपास की खेती भी होती थी, चावल गेहूं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब सब सही है, तो कुल मिला के सब सही में उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। पाषाणकालीन मानव पाषाण काल में जो मानव होता था वो किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था ये आपको बताना है। तो पाषाण काल में जो मानव होता था वो 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था। पहला जो पत्थर से पत्थर को टकराना और द्वितीय सल्क तकनीक द्वारा, यानी कि उसमें कुछ लकड़ी उकड़ी जोड़ लेना पत्थर में। तो इस प्रकार के 2 प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चलो 20वें प्रश्न में भी कथन दिया गया है, इसमें से सही उत्तर का चयन करने, यानी कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। तो 20 नंबर में पहले में लिखा है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल सही। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व हुआ था, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो दोनों कथन सही है, तो यानी कि आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। 21 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलो भैया 21 नंबर में हम लोग जोड़ा मिलाते हैं।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के पास जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर जाएगा। रामकृष्ण मिशन सबको पता है स्वामी विवेकानंद के पास जाएगा। प्रार्थना समाज कहाँ जाएगा? प्रार्थना समाज जाएगा पांडुरंग के पास। कहाँ पर है? तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है। वेद समाज केशव चंद्र सेन, यानी कि हमारा क्या सही हुआ? 2-1-4-3। तो 2-1-4-3 कहाँ पर है भैया? 2-1-4-3 ये आपका दिख रहा है विकल्प बी में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ें 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर में लिखा है 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर, एक बुनकर होता था जो मतलब जो तकली उकली होती है उस पर कपड़े बनाता था, तो उसका चित्र किसने बनाया था? तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो सोल्विंस होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 1 मिनट का आप लोग समय दीजिए। चलो भैया 23 नंबर पर चलते हैं। किस लेखक ने माझा प्रवास नाम की पुस्तक की रचना किया है? तो माझा प्रवास जो पुस्तक है वो विष्णु भट्ट गोडसे की है। तो यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1660 में बंगाल में नील आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो जो हमारा नील आयोग था उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे 1660 में ये बनाए गए थे, उनका नाम था सीटर कार। कार से याद रखिएगा सीटर कार। सीटे 2 सीटर 3 सीटर होता ना, तो कार से आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न में है, हाँ, किस एक्ट के तहत अब देखिए आपका जो है पॉलिटी के प्रश्न चालू हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर हमने जो बीए में सब्जेक्ट लिया है उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरा एसएसटी पूछा जाएगा? भैया पूरा आपका एसएसटी पूरा पूछा जाएगा। पूरा एसएसटी जितने भी 9 विषय दिए गए ना सबसे पूछा जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका भूगोल है, इतिहास है, आपका संविधान है, आपका अर्थशास्त्र है। ये 4 विषय इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और बाकी के जो विषय हैं उनसे 1-2 प्रश्न आ जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 विषय ही पढ़ना है मेन रूप से एसएसटी में, ठीक है। तो ये आपके इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। तो इसमें है कि किस एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था आप ये भी बता सकते हैं। तो 25 नंबर में यहाँ पर 1973 की बात है। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 नहीं 1773, कन्फ्यूजन में कभी कभी उल्टा बोल जाते हैं। तो 1773 यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो बक्सर का जो युद्ध था वो जो लड़ाई हुई थी वो 64 में हुई थी, 1764 में। आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? तो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे आर्थर, उन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट की जो उपाधि थी वो दिया गया था। वो कहाँ पर लिखा है? विकल्प सी में है। तो ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आगे हमें जोड़ा मिलाना है। कौन सा इस्पात केंद्र कहाँ पर है? चलिए फटाफट जोड़ा मिलाते हैं। सबको पता है भिलाई कहाँ पर है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ के पास जाएगा। दुर्गापुर कहाँ है? ये बंगाल में जाएगा, ठीक है। और राउरकेला कहाँ है? राउरकेला आपका सबको पता है उड़ीसा में, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बोकारो आपका झारखंड में है। तो कौन सा विकल्प मिला? 2-1-4-3 2-1-4-3 आपका विकल्प सही है। 2-1-4-3 आपका कहाँ पर है दिख रहा है? 2-1-4-3 आपका विकल्प बी में दिख रहा है। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 29 नंबर के प्रश्न में भी आपको जोड़ा मिलाना है कि किस प्रकार की खेती कहाँ पर होती है। तो 29 नंबर के प्रश्न में झूमिंग खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती आपको पता है भारत में होती है। और ये जो पूर्वी इलाका है, उत्तरी पूर्वी इलाका, पहाड़ और हिमालय के आसपास वाला इलाका, वहाँ पर होती है। तो ये आपका भारत आ जाएगा। मिल्पा कहाँ पर होती है? मिल्पा होती है आपके कहाँ पर? मैक्सिको में। रोका खेती कहाँ पर होती है? ये होती है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका ब्राज़ील, ठीक है। और लदांग आपकी होती है मलेशिया में। तो कौन सा आपका जोड़ा बना? तो 4-3-2-1 सीधे सीधे उल्टा जोड़ा बन रहा है। तो 4-3-2-1 कहाँ पर है? आपको किस विकल्प में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? आसान प्रश्न है। जल विद्युत का उत्पादन सबसे पहले नॉर्वे में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जो चूना पत्थर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? किससे पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है? इस बड़े से प्रश्न को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि चूना पत्थर किन प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है।
तो जो चूना पत्थर होता है वो हमारा विकल्प डी अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं या सैल होते हैं, वहाँ से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें हमारे 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। हाँ, ठीक। चलो पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हमारा 32 नंबर में जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। समय मृदा परिक्षेपण की मोटाई को निश्चित करता है। तो और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस जो निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो ये मृदा निर्माण की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पहला और तीसरा ही सही होगा। मृदा निर्माण दूसरे वाले विकल्प से मतलब नहीं है। तो 33 नंबर में 33 नंबर में एक बार फिर से देखना पड़ेगा। 33 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? हाँ सही है, समय के साथ मृदा की मोटाई भी बढ़ जाती है, ये भी सही रहेगा। ये इससे भी मृदा का निर्माण होता है। स्वाभाविक सी बात है, आप कहीं पर अगर गांव देहात में झाड़ू वाड़ू न लगाएं तो वहाँ पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मतलब सब सही है। तो सब सही किस में दिया गया है? तीसरे वाले दूसरे बी विकल्प बी में दिया गया है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। 33 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। चलो पहले जोड़ा मिला के बाद में विकल्पों को देखते हैं। देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देवदार जो होता है वो शंकुधारी वनों का वृक्ष, शंकुधारी जो वन है उनका पौधा है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? अंगूर जहाँ पर गर्मी होती है यानी भूमध्य सागरीय, ये दूसरे नंबर पर जाएगा। एस नाम का जो वृक्ष होता है वो पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो शीतोष्ण ये ठंडी वाला वृक्ष है, ठीक है। तो शीतोष्ण पर्णपाती जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और शीशम होता है उष्ण कटिबंधीय इलाकों में। तो ये पहले नंबर पर जाएगा। तो आपका जो जोड़ा बना है वो 3 2 4 1 3 2 4 1 का आपका जोड़ा बना है। तो 3 2 4 1 आपका विकल्प सी में दिख रहा है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें भी कथन और निष्कर्ष वाला, अच्छा इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो 34 नंबर में हम लोग देखते हैं। उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होता है। बिल्कुल सही। जब ज्वार आता है तो नाव समुद्र में बह जाती है। आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ज्वार आने से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल, कथन भी सही है, कारण भी सही है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है। और जो कारण है वो इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पे वायु की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायु में जो सबसे नीचे वाली परत है, इसका आंसर तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्षोभ मंडल उसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थल के रूप में जाना जाता है। जो उद्गम केंद्र होता है जहाँ से भूकंप आता है उसके सबसे निकटतम जो स्थल होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जो परतें हैं उनमें जो सबसे ऊपरी वाली परत है उसको प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं और कुछ सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा आपका सत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार और 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी तथा 37 डिग्री और 6 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच है। बिल्कुल सही है। दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के मध्य भाग से गुजरती है। ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व तथा 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 31 है। ये हमारा चौथा नंबर यहाँ पर हो गया गलत। तो 1 2 3 हमारा सही है और 1 2 3 हमारा दिया गया है विकल्प बी में। तो आपका 38 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। फटाफट करना है, कोई ज़्यादा यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना नॉलेज चेक करना है कि हमें कितनी तैयारी है और हम परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास जो भी किताबें होंगी, चाहे लूसेंट होगा चाहे अरिहंत होगा, उससे आप आराम से आपको पढ़ना है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखो, ठीक है।
महासागरों में उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ा कौन है फिर सबसे छोटा कौन है, ये हमें बताना है। तो चलो बताते हैं, सबसे बड़ा कौन है इन पूरे महासागरों में, सबको पता भी है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत से छोटा कौन सा है, अटलांटिक है, यानी दूसरे नंबर पर अटलांटिक आता है। तीसरे नंबर पर अपना प्यारा हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है, और उसके बाद दक्षिणी महासागर है, ठीक है। और सब उसके बाद जो बर्फ़ से लगभग ढका ही रहता है वो है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो विकल्प बन रहा है वो बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, कौन सा महासागर छोटा है बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन और रात पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं, यानी घूर्णन गति के कारण होते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, देखो बच्चों वाला प्रश्न एक पूछ लिया गया है। ऐसे 2 4 10 प्रश्न आपको बच्चों वाले मिलेंगे और ये आपको फ्री फंड के नंबर दे के जाएंगे। नक्षत्र मंडल जो होता है वो कहलाता है, चलो इसको पढ़ लो भैया। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न स्थल आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, बिल्कुल सही है। और पहला वाला यानी विकल्प सही है। दूसरा है सूर्य चंद्र तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो कुछ भी आसमान में है वो सब नक्षत्र मंडल है, यानी कि आपका ए और बी दोनों विकल्प सही है, तो यानी आपका विकल्प सी सही रहेगा। चलो, संसार की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत पे जो पठार है ना उसी को संसार की छत कहा जाता है। इसमें कोई प्रश्न में कोई दम तो है नहीं, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे, भारत के सिलिकॉन वैली मतलब होता है जहाँ पर कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, तो उसकी तुलना किससे की जाता है, तो उससे जो तुलना होती है वो भारत के बेंगलुरु शहर से किया जाता है, ठीक है। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। लौह इस्पात केंद्र जितने भी है उनकी स्थापना याद कर लीजिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स का यहाँ पर प्रश्न है। तो 45 नंबर में 1907 यहाँ पर विकल्प डी सही रहेगा। पूंगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है अगले प्रश्न पे। तो 46 नंबर में पूंगा जो घाटी है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, पहला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। चलो इस पर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो खनिज के 2 भाग होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। बच्चों वाले प्रश्न है ये सब। आगे बढ़ते हैं, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग होते हैं। तो भूमि को हम कितने प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कुल मिला के आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, तो इसका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ो, इसका PDF जब दे देंगे तो डिटेल वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, खूब पौधे लगाओ, गंदे जल का उचित निकासी करो, ये भी सही है, गाड़ियों का कम उपयोग करो, ये भी सही है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो वहाँ पर उपयुक्त सभी जो विकल्प है ज़्यादातर वही सही रहता है, ठीक है। 50 नंबर पर चलते हैं, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटते हैं। जो आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह वीडियो देख रहे हैं, तो ये अगर पृथ्वी पर कौन सी परत ना होती तो आप ये सब ना कर पाते, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को ये ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो पृथ्वी पर आयन मंडल पाया जाता है, इसी कारण हम लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, ये इंटरनेट ये जो सब कुछ चल रहा है, बात करते हैं, सब उसी कारण चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है। तो इन तीनों में जो रूपांतरित चट्टान है उसका उदाहरण है संगमरमर, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। गया में एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं विष्णुपद मंदिर, इसको किसने बनवाया था। तो जो विष्णुपद मंदिर है, आंसर आपको पता हो चल गया होगा। विकल्प जो भी सही होगा, आप लोग उम्मीद है कमेंट कर रहे होंगे, और कमेंट करते रहिए और अपने कॉपी पर सही या गलत जो भी हो उसका निशान लगाते रहिए। और इसमें जो हमारा आंसर होगा वो रानी अहिल्याबाई होगा, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होगा। तो अगर हम तिथि रेखा पर हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो एक तिथि घटा दी जाएगी, यानी कि एक तिथि घटा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे कि 1 मिनट, ये क्या हमने खींच दिया, ये हमारी लाइन है, तो इसके इधर जाएंगे यानी पश्चिम में, तो हमारा टाइम बढ़ेगा। यानी कि जैसे मान लो अभी रात में सवेरे मान लो 6 बज रहा है, ठीक है, सुबह 6 बज रहा है, तो अभी कितनी तारीख है, मान लो तारीख कितनी है भैया, 23 तारीख है, 23 नवंबर है। तो इधर जाएंगे तो 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, धीरे धीरे टाइम जाएगा। और इधर जाएंगे तो हम पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अभी यहाँ 22 तारीख चल रही हो, सॉरी यहाँ पर अभी जो है वो
अगला दिन यानी 24 तारीख चल रही है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। चलो छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस सेट लगाने का औचित्य ही नहीं रह जाएगा। ग्रहों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अच्छा, ग्रहों की कुल कितनी संख्या, ये तो अभी ऊपर प्रश्न आ चुका है, इसमें ये दोबारा क्यों दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। चलो आगे बढ़ो, अभी अभी इसे ऊपर तो सॉल्व किया है। 55 नंबर पर चलते हैं। इसमें आपके 1 2 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ये 55 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और चलो पढ़ते हैं। बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सहकारी संस्थाएं एक अच्छा विकल्प है, तो ये बिल्कुल सही है। सहकारी बहुत सारी योजनाएं और संस्थाएं चलती हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है, ये भी हमारा सही ही है। और भारतीय संविधान में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43 का का और 43 का खा शामिल किया गया है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर आपको सहकारी योजनाओं से संबंधित जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं वे सभी सत्य हैं, यानी विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। 1 2 3 4 3 कथन है और इसमें से कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। 1 मिनट, ये आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो 56 नंबर में पढ़ते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना होता है, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। इसमें करना क्या है? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, इसको अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें करना क्या है ये नहीं लिखा गया है। तो 56 नंबर के बाद यहाँ पर 71 नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो 56 नंबर के बाद 71 नंबर, 1 मिनट आप लोग 1 मिनट रुकिए, ज़रा सा हम चेक करते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये अधूरा प्रश्न है और 56 के बाद ये अधूरा प्रश्न है, फिर 57 58 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 71 आ गया है। तो हो सकता है प्रैक्टिस सेट में हमें आगे मिले तो हम लौट के फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बीच के कुछ प्रश्न यहाँ पर गायब हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर देखते हैं। अभी हो सकता है आगे मिल जाए। ये PDF बनाते समय थोड़ा सा हमें लगता है गलती हो गई है और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये PDF जो बनी है उसका थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 71 नंबर के आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर लौट के 56 पे आएंगे अगर मिलेगा तो PDF में, ठीक है। तो किसका कथन है? मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवनों को बेहतर बनाने में करेगा। ऐसा किसने कहा है? तो 71 नंबर का जो इतना लंबा चौड़ा जो कथन है वो अम्बेडकर साहब का कथन है। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके 72 नंबर में 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में कौन सा असत्य है ये आपको पता करना है। तो ये कथन आप लोग पढ़िए, बार बार हर कथन हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार सरसरी निगाह से जो चारों कथन हैं आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा गलत है, ये हम आपको बताते हैं। कलपट्टू गांव केरल के समुद्र तट के किनारे बसा है, यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। तो ये जो है कथन ये गलत है, यानी असत्य है, और यही हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने चारों कथन ध्यान से पढ़ लिए होंगे, एक बार सरसरी निगाह से ध्यान से देखना था। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कथन है न्याय और एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत में अस्पृश्यता पर रोक कानून द्वारा लगा दी गई है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 17 इसी की परमिशन देता है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार है, ये भी बिल्कुल सही है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया, ये किताबों में लिखा है ऐसा, तो ठीक है ये भी सही होगा। तो कुल मिला के 4 आपका 1 2 3 4 सब सही था, सब सही यानी सब सही है, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे 74 नंबर में आपके फिर 4 कथन है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 74 नंबर में आप चलो, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, बिल्कुल सही है। लद्दाख से होकर ही तिब्बत वाला रास्ता जाता है। करीब 400 वर्ष पूर्व यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, ये भी सही है,
ठीक है। तिब्बती ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ये भी सही है। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिसमें होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुँचते थे। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के कुल सब सही है, तो सब कथन सत्य है, यानी कि पहला वाला विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही रहेगा। तो 74 नंबर में पहला वाला विकल्प सभी सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की 12वीं सूची कब जोड़ी गई है? तो 75 नंबर के प्रश्न में संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो 92 में जोड़ी गई है, तो आपका 1992 विकल्प भी सही है। चलो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। इसमें आपके 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप ही पढ़ लो, एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसका क्या सही रहेगा। ठीक है। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है, तो ये एक सही है। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र अनिश्चित होता है, ये हमारा दूसरा नंबर गलत है। चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट थाने में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामले को निस्तारित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 आपका विकल्प सी में मिल रहा है। आसान प्रश्न है, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है? तो जनता द्वारा किसका चुनाव होता है ये आपको बताना है 77 नंबर के प्रश्न पर। ये 4 विकल्प हैं, किसका किसका चुनाव जनता द्वारा होता है। ठीक है, चलो। सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच मतलब ग्राम का प्रधान, बिल्कुल सही है, जनता चुनती है। ग्राम पंचायत सचिव भैया परीक्षा पास करनी पड़ती है। ग्राम विकास अधिकारी इसकी भी परीक्षा पास करनी पड़ती है। और वार्ड पंच ये इसका चुनाव जनता करता। तो ये 2 होता है ना भाई, ये किससे होता है भैया? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो UP-SSC ये विभाग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके द्वारा इनका चयन होता है। ठीक है, बाकी 2 जनता चुनती है, यानी 1 और 4 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? तो अभी ये 2019 की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसका पहला शब्द कहाँ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भारत के लोग, याद रखिएगा, विकल्प सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर के प्रश्न पर। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ये एक मतलब कह सकते हैं गाना है या पंक्तियां हैं। खुशियों में अपनी हम पर 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिल खून के हमारे, उपयुक्त पंक्तियां जो है वो कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की ये पंक्तियां हैं, वहाँ से लिया गया है। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास प्रश्न नहीं है, यानी कि जो आपने प्रश्न देखा है कि कहाँ से प्रश्न 56 वाला जो प्रश्न था ये अधूरा था, यानी कि आपने 57 नंबर से लेकर 70 नंबर तक इसमें प्रश्न गायब हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, PDF बनाने की थोड़ी सी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। जितने भी प्रश्न आपने लगाए हैं उनमें से आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है हम लोग 20-25 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए भैया। ठीक है, आप पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाएंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हैं आपके उनको पढ़ लेना है, और अनिवार्य वाला यानी जो भाषा वाला है उसको तो पढ़ना नहीं है। अगर उसको पढ़ने के चक्कर में पढ़ गए आप तो मेरिट कहाँ से बन पाएगी आपकी? ठीक है, तो मेरिट जिससे बनेगी उसी को पढ़ना है, और इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परेशान बिल्कुल ही मत होइएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।